अभी हम ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी हमने नया सीरीज से स्टार्ट किया था, आप लोगों को बताएंगे आज, जहाँ पे आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। आज हम जानेंगे यूनिवर्स से कौन सा प्रश्न आपके लिए बनेगा और यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, हम समझते चलेंगे। अगर आप समझ में आएगा तो बोलिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है एक बार हम देखते हैं और फिर जानते हैं। देखिए, यूनिवर्स में ना बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा उधर फिजिक्स में। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा फिजिक्स में, लेकिन टॉपिक यूनिवर्स है और वहां भी फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो वहां से भी ये दोनों टाई अप होता है, लेकिन हालांकि कभी उसमें ज्यादा लिखा रहता है तो कभी ज्योग्राफी में ज्यादा लिखा रहता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो वहां से भी हम जानने की कोशिश करेंगे वहां क्या क्या प्रश्न बनता है। तो चलिए, ब्रह्मांड क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, अस्तित्ववान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो अलग अलग ज्योग्राफर्स, अलग अलग विद्वान स्कॉलर्स दिए थे। तो देखिए, महाविस्फोटी सिद्धांत, तो ये इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? और ये बिग बैंग थ्योरी जो दिए था लेवेंथियर दिए थे, जॉर्ज लेवेंथियर। कौन? और ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आपको इसको पीवीआई कर लीजिए और ध्यान में रख लीजिए। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेवेंथियर के द्वारा। किसके द्वारा? इनका पूरा नाम था एव जॉर्ज लेवेंथियर। बिग बैंग थ्योरी, इसको पीवीआई कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है बीपीएससी द्वारा। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? जॉर्ज लेवेंथियर। ठीक है, याद रहेगा ना, भूल नहीं जाइएगा, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं, साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत। इसको कहते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना। इसको जो दिया था हरमन बॉन्डी दिए थे, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रख लीजिए। ठीक है, साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है, साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेट थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोलन सिद्धांत के बारे में। तो दोलन सिद्धांत जो दिए थे आपको डॉक्टर एलन संडेजा। नाम से घबराना नहीं है, आपको परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? जॉर्ज लेवेंथियर। अभी 2 बार 4 बार बोल लीजिएगा तो एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन नहीं बोलिएगा, चुपचाप रहेगा तो वहां भी वैसे ही हो जाएगा कि कौन सा सर जी पढ़ा दे। ठीक है, बार बार कहते हैं मुंह से बोला कीजिए तो ध्यान में नहीं रहता है। बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? तो जॉर्ज लेवेंथियर दिया था। यहाँ से आपको याद रहेगा, वहां पे मिलान करने में दे देगा 5 को तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मुंह से बोलिए, आपको ध्यान में जाएगा। ठीक है, तो महाविस्फोटी सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? जॉर्ज लेवेंथियर से। साम्यावस्था का थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी से। उसका दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा। ये सब अलग अलग थ्योरी है जो अलग अलग ज्योग्राफर है जो दिए थे। अब बात करते हैं स्मृति सिद्धांत, ये दिए थे एलन गुंथ। अब कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटी सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो सर्वाधिक मान्य है तो भाई सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछेगा, जिसको लोग सबसे ज्यादा मानते हैं वही ना पूछेगा आपसे। तो ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? हाँ, तो थोड़ा जोर से बोला कीजिए। ठीक है, जॉर्ज लेवेंथियर, याद रहेगा, ये परीक्षा में पूछता ही है। ठीक है, कहता है इसका प्रतिपादन बेल्जियम के, ये जो जॉर्ज लेवेंथियर कहाँ के है? बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी, नाम इनका एवन जॉर्ज लेवेंथियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगनर ने इस सिद्धांत का व्याख्या किया, यानी कि जब लेवेंथियर दे दिए ना तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया रॉबर्ट बेगनर। ठीक है, रॉबर्ट बेगनर ने इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं महाविस्फोटी सिद्धांत के कुछ नियम के बारे में। उसके अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी काफी परमाणु यानी छोटे से छोटा रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, ऐसा बात कहते हैं। अब दूसरी इनकी क्या है धारणा, देखिए, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे ना महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट में पदार्थ को बिखराव माने कि इधर उधर चला गया। ठीक है, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिससे ना समूह के अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। सृजन मतलब कि निर्माण। कहता वैज्ञानिकों का विश्वास है, मतलब ऐसा मानना है कि बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटी सिद्धांत की घटना
आज से लगभग 13.7 कितना 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो पूछेगा आपको कि बिग बैंग थ्योरी कब घटित हुआ था? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। कहता महाविस्फोटी के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था। तो यहाँ से पूछता है, प्रश्न पूछता है कि सौर मंडल का निर्माण कब हुआ? तो 4.5 वर्ष पहले, याद रहेगा ना, 4.5 अरब वर्ष। तो पूछता है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? इसको चिन्ह लगाइए, याद रखिए, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है। कहता है जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। कहता इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है? बिग बैंग परिघटना यानी बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। विस्तार माने कि बढ़ रहा है, ठीक है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगा के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है, ठीक है। नासा ने 2001 में MAP, इसका फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोग्राफी प्रोब नामक अनुसंधान से में इसकी पुष्टि की है कि आज भी ना हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल, ये व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? अब इसी के नाम से एक रिसर्च सेंटर है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, वो एडविन हबल है। कहाँ है? और हमें एडविन हबल के कुछ वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला था ऑनलाइन, ठीक है। तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। तथा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना, एक घटना है जिसको कहते हैं रेड शिफ्ट परिघटना, ये कहाँ हो रहा है? अंतरिक्ष में हो रहा है, ठीक है, कि अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययन में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि रेड शिफ्ट और सुपरनोवा को विस्फोट होना अंतरिक्ष में, ये बताता है कि आज भी अंतरिक्ष बढ़ रहा है, हमारा अंतरिक्ष बढ़ रहा है, हमारा अंतरिक्ष बढ़ रहा है। तो आपको अभी क्या कहें याद करने के लिए? 4.5 अरब वर्ष, क्या हमारा सौर मंडल, हमारा आकाश गंगा, हमारा आकाश गंगा यानी हमारा सौर मंडल इतना वर्ष पुराना है। 4.5 अरब वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था हमारे आकाश गंगा का, ठीक है, हमारे सौर मंडल का, ठीक, हमारे सौर मंडल का। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए कुछ नोट्स है, उसके बारे में हम देखते चलते हैं। कहता है नासा NASA द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विकलिंग्स, व्यक्ति का नाम है, के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु ना मैप परियोजना यानी ऊपर जो बोले सो MAP यानी माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉट्स प्रोब्स का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह, मैप क्या है? खोजी उपग्रह। इससे प्राप्त चित्रों में ना बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा के ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब, कितना वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की है, यानी ब्रह्मांड की आयु, ठीक है। डेविड विकलिंग्स की सितंबर 2002 में निधन हो गया, बेचारे अब नहीं रहे, ठीक है। के पश्चात उनके ना सम्मान में मैप उपग्रह का नाम ना 11 फरवरी 2023 से ना W लगा दिया, W मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉट्स प्रोब्स रख दिया गया। इतना तो समझ गया ना। कहते ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा पृथ्वी की सतह से 150 से 175 मीटर के नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैंडल कोलाइजर, इसको शॉर्ट में LHC नामक ना महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें ना प्रोटॉन बीमों को न लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसोन की ब्रह्मांड में रहस्य छिपे हुए हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? पता है, पदार्थ की अलग अलग अवस्था होता है, ये पदार्थ की एक अवस्था है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य छिपे हुए हैं इसी में छिपे हुए हैं, जिसको हिग्स बोसोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यह सबसे ना बेसिक यूनिट माना जाता है। NERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिला जुला सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इसके बाद इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में मदद मिलेगा, यानी हिग्स बोसोन से भी छोटा, उससे भी छोटा कण को ढूंढने में मदद मिला वैज्ञानिक को, ठीक है। कहता ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में
कॉस्मोलॉजी समझने हेतु न गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के न यानी बोस थ्योरी पर आधारित है। तो पूछेगा बोस थ्योरी किससे संबंधित है? सत्येंद्र नाथ बोस अपने भारत के एक वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। इससे पहले ना ये थ्योरी दिए थे जिसको बोलते हैं बोस थ्योरी। क्या बोलते हैं? और वहां पे जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है हिग्स, जो 1964 में खोजे ना, उनके थ्योरी और इनके थ्योरी मैच करता है, उसी पर आधारित है। समझ गए? तो यहाँ से पूछेगा सत्येंद्र नाथ बोस कहाँ के थे? भारत के थे। ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के बोला करो, ठीक है? फिर से पढ़ा देते हैं। कहता ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स, ये ब्रिटेन के थे। 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने थे ना गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा की पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस यानी भारत के थे सत्येंद्र नाथ बोस। इससे पहले ये काम कर चुके थे, ठीक है? और इन्हीं के नाम में सम्मान में रखा गया बोस थ्योरी। पूछेगा बोस थ्योरी कौन दिया है? सत्येंद्र नाथ बोस। और वहां के हिग्स बोसोन है ना, इनसे ही संबंधित एक नया थ्योरी जनरेट किया, ठीक है? अब देखा गया तो दोनों लगभग सेम ही है। समझ में आ रहा है मेरा बात? लेकिन ये खोजे 1964 में, बोस थ्योरी से पहले दिया गया था, ठीक है? अब देखिए ब्रह्मांड की व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखिए। ब्रह्मांड का व्यास कितना? 10⁸ प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है? और इससे बड़ी इकाई है पारसेक, बताया ना, खगोलीय दूरी मापने के लिए, ठीक? ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, यानी गैलेक्सी क्या है? 100। अब प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं, यानी 100 अरब मंदाकिनी और 100 अरब तारा, ठीक है? 100 अरब मंदाकिनी और 100 अरब, यानी प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारा। इतना क्लियर? कहता मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाती है, यानी गैलेक्सी कहलाती है, ठीक है? हमारी पृथ्वी को अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूध मेघला या आकाशगंगा कहते हैं। तो इसको चेन लगाइए, ठीक है? हमारी पृथ्वी का भी ना एक आकाशगंगा है, ठीक है? जिसको गैलेक्सी बोलेंगे, ठीक है? और ये जिसे दूध मेघला भी कहेंगे, ठीक है? अब तक इस मंदाकिनी का 80% भाग पता चला है जो सर्पिलाकार है, ठीक है? कैसा है? जो डीएनए का आकार है सर्पिलाकार, ठीक है? तो कितना? 80% भाग सर्पिलाकार है, ठीक है? इस मंदाकिनी के सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अब गैलीलियो के बारे में पढ़ा था, दूरबीन के आविष्कार वाला। तो वही गैलीलियो सबसे पहले इस मंदाकिनी को देखा था। किसको? मैंने अपने आकाशगंगा को, ऐसे कहीं ना, आकाशगंगा को कौन खोजा? गैलीलियो। सबसे पहले यही देखा मंदाकिनी को कि ये किस प्रकार का सर्पिलाकार है, सर्प के आकार का है। ऐसे देख रहे हैं ना, ये डीएनए का यही संरचना होता है, इसी के आकार का हमारा मंदाकिनी है, ठीक है? इसी में सारी चीज व्यवस्थित है। इतना समझ में आया? कहते आकाशगंगा का सबसे नजदीक मंदाकिनी को ना देवयानी कहते हैं, यानी आकाशगंगा है और उसके सबसे नजदीक है वो क्या है? देवयानी। परीक्षा में आता है, इसको याद रखिए, ठीक है? आप पूछेगा देवयानी क्या है, तो ये आकाशगंगा है। जो हमारी आकाशगंगा के ना सबसे नजदीक है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है, कहीं ना हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी है, ठीक है? सबसे नजदीक, जिसका नाम है देवयानी। तो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछेगा। कहता है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, जैसे ड्वार्फ मंदाकिनी, नवीनतम माने कि अभी नया खोजा गया, वो कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी। अब बात करते हैं निहारिका के बारे में, ठीक है? नेबुला, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है, निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। क्या होता है? धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें ना न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं, जैसे वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होते हैं। कहता निहारिका 2 अलग अलग कणों से मिलकर बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा, ठीक है? तो ये दोनों से निहारिका बना है, ठीक है? ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ है। इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? धूल और गैस का बादल। कहता सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उसमें ना भी निहारिका की जन्म होती है। सुपरनोवा से निकलता है उसमें भी निहारिका की जन्म होती है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। इन निहारिका है, दोनों क्या है? निहारिका है। वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है, ठीक है? अब निहारिका के बारे में कुछ पढ़ना है, ठीक है? निहारिका के बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है? कहता उत्सर्जित निहारिका,
यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए चिली एवं झील निहारिका, इन उत्सर्जित निहारिका है, ये उत्सर्जित निहारिका है। ठीक है, उसके बाद बात करें परावर्तन निहारिका के बारे में। यह तारों के न प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे को न या तो निहारिका के अंदर होता है या पास में होता है, जो इसका उदाहरण प्लेइडेन निहारिका, इसका उदाहरण प्लेइडेन निहारिका। कहते हैं श्याम निहारिका, आप श्याम निहारिका के बारे में देखिए, कहता ये अपने पीछे से न आने वाले प्रकाश को न एक दीवार की तरह रोक सकती है, रोक सकती है। यही कारण है कि यह अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं दिखाई देती, मतलब प्रकाश को रोक दिया था, अगला शैडो हो जाएगा उस तरफ, इसलिए दिखाई नहीं देता। उसके बाद ग्रहीय निहारिका, इसका ना निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदल कर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका ना आकाश गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है आकार, इसका आकार गोल होता है, मतलब ये गोल आकार का हो गया। ठीक है, और ऑरियस नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीला, शीतल माने कि ठंडा, और चमकीला मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है इसमें, चमकीला तारों का समूह है। तो आप याद रखिए ऑरियस नेबुला के बारे में। ऑरियस नेबुला क्या है? सबसे चमकीला और ठंडा तारों का समूह है, सबसे चमकीला और ठंडा तारों का समूह है। ये कहाँ है? हमारे आकाशगंगा में, हमारे आकाशगंगा यानी मिल्की वे। ठीक है, तो हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीला तारा कौन है? ऑरियस नेबुला। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ना भौतिकी अध्ययन किया, लिख दिया ना, यानी भौतिकी में इससे भी ज्यादा बात लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम के लिए और जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, जानेंगे और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी हम आपको बता दें देवयानी के बारे में नहीं भूलिएगा। हमारा आकाशगंगा कैसा है? सर्पिलाकार है। हमारा आकाशगंगा कितना प्रतिशत? 80%। ठीक है, उसके बाद ड्वार्फ मंदाकिनी बोले ना, इस सब के बारे में नहीं भूलिएगा। जॉन जुवेंटर के बारे में नहीं भूलिएगा, ये सब प्रश्न आता है। यहाँ पे जितने भी सिद्धांत दिए है ना, ये सब पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी हम रिवीजन करेंगे ब्रह्मांड अगले वीडियो में। ठीक।